हेलो गाइस, मैं हूं हरिओम अग्रवाल। स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में ना मैं आपको स्कॉर्पियो एन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताने वाला हूं। ठीक है, लोगों ने मतलब वीडियोस डाल रखी है सिर्फ नेगेटिव्स बता रखे हैं, जिनकी डिलीवरीज होनी है ना वो नेगेटिव्स को देख के भाई दुखी हुए जा रहे हैं। तो भाई मतलब कि जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, 1 हफ्ता हो गया है लगभग हमारे पास गाड़ी आए हुए। ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो जेन्युइन वाले रहने वाले हैं ना, जो आप ड्राइव करेंगे डेली उसमें आपको फील होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव्स। मैं ऐसी कोई भी कमी नहीं बताने वाला जो मतलब कि यार सिंगल पीस एसी गाड़ी में आई हो या फिर कुछ ऐसी, मतलब कि सारी गाड़ियों में आपको देखने को मिल सकती है वैसी कमियां बताने वाला हूँ, और प्रैक्टिकल कमियां और प्रैक्टिकल भाई पॉजिटिव्स बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिल्कुल अलग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रहने वाले हैं सारे के सारे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप करे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई मैं इस वीडियो में ना सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स साइड बाय साइड बताता जाऊंगा, जो जो मुझे अच्छा लगा और जो जो बुरा लगा। ठीक है, वो सब कुछ मैं बताता जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो भाई सबसे पहला जो मुझे पॉजिटिव लगा ना इस गाड़ी के अंदर वो है इसका इंजन। भाई मतलब i20 चला के तो मैं बिल्कुल छिक गया था पेट्रोल इंजन को, तो इसलिए मैंने भाई मतलब ये डीजल इंजन में ली है। डीजल इसका 2.2 लीटर मैनुअल वाला रहने वाला है। ठीक है, तो भाई इसकी पावर जो है ना 185 PS की मतलब ये पावर निकालता है, जो कि बहुत ही बढ़िया पावर है इसके अंदर। लेकिन उसके साथ जो एक कमी रह जाती है ना भाई, इसकी हेडलाइट है ना इतनी पावरफुल नहीं है रात में। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे पास i20 भी है जिसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आते हैं। उसकी बलिनों से चाहे बेकार है लेकिन भाई इससे तो बहुत ही अच्छी है। और इसके हेडलैम्प्स में ना एक कमी और कर रखी है इन्होंने कि इसमें जो ये फॉग लैंप्स दे रखे हैं ना, इसी को ये कॉर्नरिंग लैंप्स बोल रहे हैं। मतलब कि यार ये तो मुझे समझ में नहीं आई ये वाली बात, क्योंकि अगर इसके फॉग लैंप्स अगर आप ऑन कर दोगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों फॉग लैंप्स ऑन करके। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने फॉग लाइट्स ऑन कर दी तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फॉग लाइट्स अभी ऑन करी है गाड़ी की। और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ना तो हेडलाइट्स के साथ, मतलब हेडलाइट्स अभी ऑन नहीं करी है मेन, लेकिन यहाँ पर फॉग लाइट्स जो है मैंने ऑन कर दी हैं दोनों की दोनों। इसी को अगर आप ऑफ कर दोगे ना और गाड़ी कहीं पर भी मोड़ोगे तो भाई यही कॉर्नरिंग लैंप्स की तरह वर्क करते हैं, जो कि मुझे अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं लगा। स्कॉर्पियो देखी होगी तो उसके अंदर कॉर्नरिंग लैंप्स या किसी भी गाड़ी के अंदर यहाँ पर आते हैं, जो कि भाई अच्छा खासा थ्रो जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये वाले कॉर्नरिंग लैंप्स मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे। फॉग लाइट के अंदर ही इंटीग्रेटेड कॉर्नरिंग लैंप्स भाई कहीं की कोई सेंस नहीं बनती है, तो ये चीज़ जो है मुझे नेगेटिव लगी है। अब मैं एक और पॉजिटिव की बात अगर करूं तो वो रहने वाली है भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। मतलब आप 22 लाख में इतनी बढ़िया गाड़ी आप पाओगे ना, बहुत ही भारी भरकम गाड़ी रहने वाली है। और इसका अगर आप दरवाज़ा भी बंद करोगे तो आपको भाई वो फील होगा कि इतनी ज़्यादा भारी भरकम गाड़ी है। इसका अगर आप डोर ही देखोगे तो इतना ज़्यादा मोटा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गैप कितना ज़्यादा भाई, मेटल इतना ज़्यादा है, यहाँ पर पूरा हाथ आप कवर कर सकते हो। तब जाके इसका मतलब कि यार अच्छी खासी इसमें आप बैठोगे ना तो आपको सेफ फील होगा ही होगा। और ये मेरे ख्याल से तो भाई 5 स्टार इसको मिल जाने चाहिए NCAP की क्रैश टेस्ट रेटिंग में। ठीक है, तो भाई वो इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि भाई ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए ये। ठीक है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी हो गई। लेकिन भाई जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है ना, जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है उतनी अच्छी भाई इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी नहीं है। गाड़ी में अगर आप देखोगे ना, ये पहले 25,000 के लॉट की गाड़ी है, तो मतलब पहले 25,000 में मतलब कि यार जो गाड़ियां इनकी पहले बन गई ना लाइन से, ये वो गाड़ियां रहने वाली हैं जितनी भी अभी रोड पे उतरी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फिट एंड फिनिश जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये वाली रहने वाली है भाई। टाटा जैसी आपको फील आएगी थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्लव बॉक्स की यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना ज्यादा गैप है, और ऊपर से अगर आप देखोगे ना ऊपर से कितना कम गैप है इसकी भी। मतलब कि वो देख लो आप, मतलब ऐसे में कंप्लेन नहीं कर रहा कि इसमें स्पेस कम है या कुछ, लेकिन फिट एंड फिनिश यहाँ पर भाई मतलब कि इतनी अच्छी नहीं है। और अगर एक और चीज मैं दिखाऊं ना जो कि रहने वाली है यहाँ पर, भाई जो ये चीज है ना ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी गाड़ी के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखोगे विंडशील्ड और ए पिलर जहां मीट होता है ना, यहाँ पर आपको ग्लू दिख रही होगी थोड़ी सी। यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये आपको थोड़ी सी ग्लू दिख रही होगी, जो कि ये विंडशील्ड वाला जो सीलेंट है ना ये वो रहने वाला है। और जो विंडशील्ड का सीलेंट लगता है ना वो बिल्कुल मतलब कि मशीन से लगता है। जब पहली बार गाड़ी पे लगती है विंडशील्ड तो भाई वो मतलब कि मशीन से ही ये वैक्यूम कप से ये उठती है और फिर इसके ऊपर ग्लू लगाती है मशीन, और वो फिर इसके ऊपर प्लेस होती है। लेकिन भाई अगर ये मशीन से बनी है गाड़ी तो ये कैसे आ चुका है, मतलब कि यार ये ग्लू इधर अंदर की तरफ कैसे आ रखी है और किसी इस कोने में भी नहीं है। तो ये भाई मैं ये पूछना चाहूंगा जिसके पास भी स्कॉर्पियो एन है अभी, या फिर मतलब लेने की सोच रहे हैं, तो अपनी गाड़ी में ये जरूर चेक करना कि भाई ये मशीन में ही दिक्कत है इनकी, या फिर एक ये सिंगल गाड़ी के अंदर ऐसी मतलब फिट एंड फिनिश आई है। बाकी तो और कोई भी दिक्कत नहीं है भाई फिट एंड फिनिश में। मतलब जो भी है एक आध चीजें अगर छूट गई होंगी या फिर कहीं पर
पर मतलब हल्का फुल्का ये जैसे अगर मैं बोलूँ कि स्क्रैच लगा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा जूम करके, तो ये सब चीज़ें भाई मैं इतनी ज़्यादा माइंड नहीं करता, क्योंकि मतलब कि ये पहले इतनी जल्दी गाड़ी बनाई है इन्होंने कि ये मतलब कि ना पहले इतनी इनको जल्दी डिलीवरीज करनी है कि ये थोड़ा बहुत तो भाई ऊपर नीचे चलता है मामला। नेक्स्ट अगर पॉजिटिव की मैं बात करूँ तो भाई वो रहने वाला है गाड़ी का सस्पेंशन। गाड़ी का सस्पेंशन और इंसुलेशन इतनी ज्यादा अच्छी है ना, जो कि मैं बता नहीं सकता, इतना ज्यादा बढ़िया सस्पेंशन है। पुरानी वाली से तो बहुत ही अच्छा है। बॉडी रोल तो गाड़ी के अंदर है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है पुराने वाले के कंपैरिजन में, लेकिन सस्पेंशन इतना अच्छा है कि किसी भी आप गड्ढे से निकालो या फिर कहीं से भी निकालोगे ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा और गाड़ी ऐसे ग्लाइड करती हुई निकल जाएगी ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ रोड है यहाँ पर, मतलब ये देख लो आप, और ये आराम से निकल जाएगी। मतलब अगर आप इसको डिवाइडर पे भी चढ़ा दोगे ना, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि किसी भी गाड़ी को डिवाइडर पे चढ़ाओ, लेकिन भाई ये बहुत प्यार से चढ़ जाएगी अगर आप चढ़ाने गए इसको किसी भी डिवाइडर वगैरह पे। तो भाई अब सस्पेंशन वगैरह की अगर बात हो गई है तो इसके साथ एक और नेगेटिव बताना बनता है मेरा, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब गाड़ी में ना यार स्पेस होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। इसके अंदर बूट स्पेस नहीं है, पुरानी वाली के अंदर भी नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन जो इन्होंने नई गाड़ी बनाई है ना, इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा करी है महिंद्रा ने। तो भाई एक चीज़ की इन्होंने कमी क्यों छोड़ दी मुझे ये अभी तक भी समझ में नहीं आया। जब इनको बूट स्पेस नहीं देनी थी तो कम से कम ये जो रेयर वाली सीट है ना, इसे 50-50 स्प्लिट में देना चाहिए था, ताकि अगर हम पीछे एक बंदा बिठाना चाहें और यहाँ पर मतलब कि सामान डालना चाहें तो वो कर सके हम, क्योंकि इसमें बूट स्पेस वैसे ही नहीं है। तो भाई या तो इस गाड़ी को 5 सीटर की तरह यूज़ करो, या फिर भाई सामान को अपनी सीट पर रखो और बंदे को बिठाओ। लेकिन वो चीज़ ना मतलब कि कुछ खास जमी नहीं। लेकिन बस यही चीज़ है भाई जो ये इनको सोचनी चाहिए थी। AC वेंट्स नहीं दिए ये बोल के कि भाई ये पीछे कंप्रेसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ मैंने मान लिया, लेकिन भाई ये तो इनको करना चाहिए था कि यहाँ पर पीछे की सीट्स ना ये 50-50 स्प्लिट में देनी चाहिए थी। और इसी के साथ ना इन्होंने R&D में एक और कमी करी है, मतलब पीछे की सीट तो छोड़ो, मैं एक और कमी दिखाता हूँ R&D की ही। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ना मैं, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रहने वाली है। ये मुझे चीज़ नहीं पता कि XUV 700 में है या फिर नहीं। अगर XUV 700 का कोई ओनर देख रहा है तो वो मुझे जरूर बता सकता है कमेंट करके। यहाँ पर अगर आप AC देखोगे ना, इसका डुअल जोन AC आता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AC में अभी तक बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर अपना सेट करूँ तो यहाँ पर अपना टेम्परेचर सेट होएगा, यहाँ पर पैसेंजर का सेट होएगा, ठीक है। अगर 22 को मैं सेट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल मोड एक्टिवेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसके बाद अगर मैं यहाँ पर सिस्टम को बंद कर दूँ ना और AC मेरा चालू है, ठीक है, फिर यहाँ पर मैं अगर टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता भाई। मतलब कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं लगी, मतलब कि टेम्परेचर हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन सा क्या सेट कर रहे हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो दे दिया, लेकिन अगर टेम्परेचर ही नहीं बता सकता कोई इंसान कि वो किस टेम्परेचर पे है तो भाई उसका फ़ायदा क्या है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया। सिस्टम मैंने बंद इसलिए करा है क्योंकि भाई मुझे ये ना, मैंने अभी ऑब्जर्व करा था, मुझे सिस्टम से ज़्यादा इसके इंजन की आवाज़ पसंद आती है। आवाज़ की अगर बात हो रही है ना, तो एक और नेगेटिव इसकी अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास एक i20 है जिसमें बोस का स्पीकर सिस्टम आता है, 7 स्पीकर सिस्टम आता है बोस का उसके अंदर, कंपनी से ही, ठीक है। और इसके अंदर सोनी का 12 स्पीकर सिस्टम आता है, जो कि ये रहने वाला है सेंटर स्पीकर, ठीक है। टॉप मॉडल में इन्होंने मतलब 1.5-2 लाख रुपए इसी चीज के एक्स्ट्रा बढ़ाए Z8 से Z8L के। जो फ्रंट कैमरा वगैरह इनका खराब है वो सब चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब मान लिया मैंने। स्पीकर सिस्टम भाई इतना ज्यादा खास नहीं है इस गाड़ी का, क्योंकि भाई 6 तो ट्विटर ही दे रखे हैं इन्होंने, उसको स्पीकर में गिन रहे हैं ये। अगर आप यहाँ पर मेरे साथ गिनोगे तो 4 तो ऊपर ट्विटर दे रखे हैं यहाँ छत पे, ठीक है, 2 यहाँ पर दे रखे हैं आगे के दरवाजों में। तो भाई उसकी ज्यादा ना क्रिस्प है आवाज, लेकिन यार वो मजे नहीं आते स्पीकर के अंदर। और जो भाई लोग बोल रहे थे ना कि यार ये ज्यादा नेगेटिव है इसका कि स्पीकर यहाँ से एक्सपोज्ड है सनरूफ के, यहाँ से अगर आप देखोगे वायर दिख रही है, तो भाई मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि बारिश हो रही है, ठीक है, तभी पानी जाएगा स्पीकर के अंदर, तभी आपका स्पीकर खराब होएगा। तो मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि बारिश के अंदर भाई सनरूफ खोल के कौन गाड़ी चलाता है? अगर सनरूफ खोल दोगे आप तो सिस्टम के अंदर भी तो पानी जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होएगा। स्पीकर दिख रहा है तो उससे ही नुकसान होएगा सारा का सारा। भाई मतलब कॉमन सेंस की बात है ये। अगर सनरूफ खोल के चलानी है तो भाई सब कुछ ही बर्बाद करो अपना स्पीकर के साथ साथ। अगली जो मैं चीज बताऊं ना इसकी नेगेटिव की, तो भाई नेगेटिव रहने वाली है इसके डोर हैंडल्स का डिजाइन। गाड़ी इतनी ज्यादा भारी बना दी, मतलब कि यार मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी गाड़ी की बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अच्छे खासे भारी दरवाजे हैं, लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी का आप क्या करोगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना इसके दरवाजे अगर आप बंद करोगे
तो इसका हैंडल आगे दे रखा है। हैंडल आगे देने से यार मतलब आप ना कम लेवरेज, कम फोर्स लगा सकते हो इस गेट पे। और पीछे के दरवाजों में भी यही कर रखा है इन्होंने कि ये हैंडल जो है ना इसका आगे दे रखा है इसको बंद करने के लिए। यहाँ पर अगर आपको ऐसे बंद करना है तो एकदम से मारना पड़ेगा गेट, तभी बंद होएगा। लेकिन अगर यही आपका हैंडल पीछे की तरफ होता ना तो आप ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको ये समझ में आ रही होगी बात। यहाँ पर इन्होंने कोई वैसा ग्रैब हैंडल भी नहीं दिया कि मतलब कि ग्रैबिंग पॉइंट भी नहीं दिया कि जिससे हम खींच सके इस दरवाजे को। तो भाई ये गेट जो है ना एक बारी में बंद नहीं होता इस वजह से, क्योंकि भाई इसका जो हम फोर्स है वो ही कम लगा पाते हैं। तो इसलिए वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। इसका डिजाइन थोड़ा ना और बेहतर हो सकता था। बेहतर तो नहीं, मतलब इसको थोड़ा पीछे कर देते ना, इनको अगर ये समझ में होती तो भाई ये थोड़ा पीछे करके इसको लगा सकते थे। बस लुक्स मैटर नहीं करती भाई, अगर दरवाजे ही बंद ना हो। तो मेरे साथ जितने भी मेरे अभी तक दोस्त बैठे हैं ना, उनसे एक बारी में इसके दरवाजे बंद नहीं हुए। और वो सिर्फ इस वजह से नहीं बंद हुए क्योंकि भाई ना पीछे कोई ग्रैब पॉइंट है, ना आगे की तरफ इतना ज्यादा फोर्स लग नहीं पाता। तो यार ये मतलब कि डिजाइन में फ्लॉ है, तो ये तो देखनी चाहिए उनके बाद। तो ये तो हो गई एक और नेगेटिव। लेकिन इसके साथ अगर मैं पॉजिटिव बताऊं ना, इसकी जो सीटिंग कंफर्ट है ना भाई, मैं फॉर्च्यूनर और इसके अंदर साइड बाय साइड बैठा हूं और इसकी सीटिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, फॉर्च्यूनर से काफी ज्यादा अच्छी है। फॉर्च्यूनर के ओनर ने खुद ने बोला था ये कि इसकी जो सीटिंग है काफी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई इसकी सीटिंग कितनी अपराइट, मतलब कि कितनी ऊपर है, कितना ऊंचा आप बैठते हो। और उसके बाद इतनी कंफर्टेबल सीट्स है ना, इसको इतना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सब कुछ। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसकी सीटिंग कंफर्ट ना मुझे मतलब कि किसी गाड़ी में इसका तोड़ नहीं है। तो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो ना, तो इसमें आप लॉन्ग ट्रिप्स मारने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भाई इसमें इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं कि आपको बैठ के अलग मज़ा आएगा। तो ये हो गई पॉजिटिव बात। अब इसके साथ अगर एक और नेगेटिव बात बताऊँ ना, इसकी चाबी में कोई भी लॉक अनलॉक की साउंड नहीं आती है। मतलब कि अगर आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख लो लॉक और अनलॉक, तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती, बस DRL जो है वो जलते हैं। वहीं अगर आप इसको पैसिव एंट्री से लॉक अनलॉक करोगे और एक भी दरवाज़ा ऐसे मतलब कि खुला रह गया, ठीक है, तो ये बस ऐसे, तो ये हॉर्न मार देगी। लेकिन लॉक और अनलॉक करोगे तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई यही मतलब कि एक नेगेटिव सा लगता है, क्योंकि मतलब आपको पता तो चलना चाहिए कि आपकी गाड़ी लॉक हो रही है या फिर अनलॉक हो रही है पैसिव एंट्री से, क्योंकि भाई कोई भी बटन दबाएगा ना तो इसके शीशे भी अनफोल्ड नहीं होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जब तक आप इंजन स्टार्ट नहीं करोगे तो उससे भी आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि भाई ये मतलब थोड़ा ना अजीब सा है, इन्होंने अजीब कर रखा है। क्या पता ये सॉफ्टवेयर अपडेट से उसको सही कर दें। भाई रही बात गियर्स की ना, तो भाई गियर इतने ज़्यादा वैसे मुझे अटकने वाले तो नहीं लगे, जो मतलब लोग मुझे कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा। एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि इसका चौथा गियर अटकता है या फिर नहीं। तो भाई वो मैं बताना चाहूँगा, जो पहले स्कॉर्पियो ओन कर चुका है ना, उसको पता है कि कितने ज़्यादा इसके गियर्स कैसे हैं महिंद्रा के, मतलब लगाने मैनुअल के अंदर, ठीक है। तो भाई मतलब ऐसी कोई सच मुझे दिक्कत नहीं लगती। बल्कि कल मैं सर्विस सेंटर जब गया था तो उन्होंने कहा था कि पहले जो था उसका जो गियर शिफ्टिंग था ना, वो मतलब गियर लीवर हमारे गियर बॉक्स के अंदर ही मतलब डायरेक्ट था, लेकिन अब इसमें केबल शिफ्ट आ गया है। तो केबल शिफ्ट की वजह से हल्का फुल्का जो है मतलब कि थोड़ा ठीक ही लग रहा है मुझे पहले से, तो अगर मैं सच बताऊं तो। लेकिन फिर भी भाई मतलब हुंडई किया के मुकाबले तो इतना स्मूथ नहीं है ये। हुंडई किया से थोड़ा हार्ड तो है, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप हाँ सही में गियर डाल रहे हो। लेकिन भाई हुंडई किया के गियर डालने के बाद ना ये आपको सही में बेकार ही लगेंगे। इसके जो महिंद्रा के गियर्स हैं वो आपको मतलब उतना मजे नहीं आएंगे गियर शिफ्टिंग के अंदर। तो भाई यही रहने वाले थे सारे के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। और अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है ना, तो आपको एक और मतलब की चीज बोनस बता देता हूं मैं, कि इसके एक हिडन फीचर्स की वीडियो लाने वाला हूं मैं, ठीक है। हिडन फीचर्स में इसके काफी कुछ मतलब कि 2-3 फीचर्स हैं जो कि बहुत ही काम के हैं। तो यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इसको लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।